हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रीमर क्लासेस। आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी की हिस्ट्री की पहली चैप्टर। तो देखते हैं कि आज पहले चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो पहला जो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। अपने को पढ़ना है क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसको पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं बच्चों, है ना। रसीदा का सवाल। तो देखते हैं कि रसीदा का सवाल क्या है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी कि रसीदा पेपर पढ़ रही थी और वो एक न्यूज़ पे उसकी ना नज़र पड़ी। वहाँ लिखा था 100 साल पहले। तो वो रसीदा फिर सोचने लगी कि आखिर 100 साल पहले क्या हुआ था। फिर जा कर के आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कैसे पता लगाएं। तो देखते हैं कि कैसे पता लगाया जा सकता है। हम अपने चीज़ों को कैसे पता लगाते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो, उस व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं। मान के चलो कि अभी तो अपने को कुछ पता लगाना है कि क्या चल रहा है दुनिया में, नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ अपन रेडियो से पता लगा लेते, टेलीविज़न से पता लगाते, अखबार से पता लगा लेते। लेकिन बहुत साल पहले जब ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो अपन कैसे पता लगाते थे। तो उसी को जानना है, तो कैसे पता लगाते थे। तो अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है अतीत के बारे में क्या है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। चलो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, है ना। आज के बच्चे क्या खेलते हैं, पबजी खेलते हैं। तो उस समय के बच्चे क्या खेलते थे। तो अपन कितना इंटरेस्टिंग है कि पता लगाना कि उस टाइम लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, सरवाइव कैसे करते थे। तो इसी को जानना है हमारे अतीत के बारे में। हिस्ट्री में अपने को यही पढ़ना है ना बच्चों। कौन सी कहानियाँ सुना सकते थे, यानी कि हमारी दादी क्या सुनाती, एक था राजा और एक थी रानी, ऐसा साम्राज्य था। तो उस टाइम कैसे बच्चे क्या कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन सी गीत गाते थे, है ना। तभी तो यो हनी सिंह नहीं था। तो अभी कैसे उस टाइम तो फिर कैसे बच्चे कौन से गीत गाते थे, क्या करते थे, नहीं करते थे। तो चलते हैं कि कहाँ से क्या हुआ है ये स्टार्टअप। तो इस स्टार्टअप को पढ़ते हैं कि लोग कहाँ से आए, है ना, लोग कहाँ से आए और कहाँ रहते थे। चलो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मानचित्र 1 पृष्ठ 2। तो इसको हम लोग देख लेंगे। मैप में मैं दिखाऊंगी कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है ये नदी। ठीक है, दो पहाड़ों के एकदम बीचों बीच ये नदी बहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगल की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। मीन्स उस टाइम में जानवर सबको भी क्या करते थे, आखेट करते थे, मीन्स शिकार करते थे। कहाँ पे, नर्मदा नदी का। तो नर्मदा नदी कहाँ पे है, तो मैं बताई बच्चों कि ये है
कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है? ये भारत में पड़ता है ना बच्चों? चलो देखते हैं कि मध्य प्रदेश। आओ मैं आप लोगों को घुमाती हूँ। ये रही, ढूंढो ढूंढो कहाँ पे? ये नर्मदा, यहाँ पे देखो, ये है नर्मदा, है ना? ये रही नर्मदा। चलो, मैं बताई थी दो पहाड़ों के बीच में, एक तो है विंध्याचल, दूसरी है सतपुड़ा। और इसके बीच में कौन सी नदी है? बताओ, अभी मैं बताई हूँ। इस कमेंट करो क्या है? तो नर्मदा नदी। देखो ऐसे बीचों बीच कौन सी नदी बह रही है? ये है नर्मदा नदी, है ना? तो ये कहाँ पे बहती है? ये बहती है मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि लोग कहाँ पे रहते थे, तो अभी नर्मदा नदी के। तो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, तो एक बार इस नदी को भी देख लेते हैं। चलो, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, है ना? ये इंडिया में बहते हुए पाकिस्तान के साइड भी चली जाती है। तो एक है सिंधु, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीचों मतलब दोनों को टच करती है, इंडिया और पाकिस्तान को, है ना? ये जो रिवर है सिंधु नदी, ये इंडिया और पाकिस्तान होते हुए बहती है। ठीक, अब चलते हैं दूसरी नदी के पास। तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी तो अपन पढ़ लिए। ये है यमुना नदी। और फिर चलते हैं महानदी, फिर चलते हैं गोदावरी। देखो कितनी सारी नदियाँ हैं, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, है ना? फिर सोन नदी, गंगा नदी। देखो गंगा नदी कितनी इम्पोर्टेंट है, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, है ना? देखो बच्चों, देखो गंगा नदी कितने दूर से आ रही है ना? देखो यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जा करके यूपी बिहार ये सब जाते जाते कहाँ पे जा रही है? लास्ट में बांग्लादेश में जा रही है ना? देखो कितने दूर से जा रही है। तो इसकी जो दक्षिण से जो नदी मिल रही है वो है सोन नदी। तो ये सब नदियाँ अपने को पढ़ना है, ये तो मैप हुई, ये सब सारी पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग, है ना? तो ये सब समझ आ गया। पहला क्या? नर्मदा नदी अब भी पढ़े अपन, फिर सिंधु नदी पढ़ना है, फिर गंगा नदी पढ़ना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक। देखो हमारी तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, सिंधु नदी। चलो, मानचित्र पर अभी हम लोगों ने देख लिया है सिंधु नदी को, इसकी सहायक नदियाँ का पता लगा। अभी मैं बोली ना, झेलम, चिनाव, अभी ये सब पढ़े ना अपन। एक बार आप फिर से मैप पे जाओ, बुक पे, और देखो। और चलते हैं सिंधु नदी पर। सिंधु नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो समझ तो आया नहीं, ये तो बस मैं रीडिंग लगा दी। चलो समझाती हूँ अब। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, सिंधु नदी के किनारे, मतलब सिंधु नदी में बहुत सारी नदियाँ मिल रही थी, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, है ना? तो छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में आके मिल जाती है, तो उसी को बोलते हैं सहायक नदी। तो देखते हैं, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब स्टार्टिंग में जो नगर उगड़ सिटी टाइप का, वो जो फले फूले सिंधु नदी के किनारे। गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। एक तो सिंधु नदी पढ़ ली है, 4700 वर्ष पूर्व मतलब आरंभिक नगर देखने को मिला। फिर गंगा और सहायक नदियों के पास देखने को मिल रहा है कब? 2500 वर्ष पूर्व। तो चलते हैं अब हम लोग गंगा नदी के पास, यूपी बिहार में जो बहती है।
गंगा नदी और इसकी सहायक नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल मगध वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। बहुत बड़ा साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य, एक विशाल राज्य जिसको बोलते हैं पूरा इतिहास का, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। तो वही गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। वे अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ओके, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। अब बताओ, अभी तो हमारे पास प्लेन है, ट्रेन है, बस है, गाड़ी है, बाइक है, 4 व्हीलर है, हमारे पास क्या नहीं है। तो अब थोड़ी आसान, अब बहुत आसान, थोड़ी नहीं बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए कहीं जाना आना, तुरंत जाओ तुरंत चले आओ। लेकिन उस एक समय में ऐसा था कि हमारे पास तो रोड भी नहीं थे, और पहाड़ों को पार करना, रेगिस्तान को, नदी को, समंदर को, एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत चैलेंजिंग हो जाता था लोगों के लिए। तो सोचो उस टाइम के लोग कैसे इतना स्ट्रगल करते थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। हाँ, वो ये इतना आसान नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। यानी कि कह रहा कि क्या है, अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी कभी होता ना कि काम करने के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है। कभी कभी इंसान दूसरे जगह जाता है ना काम करने के लिए, तो वही कह रहा है। और काम की तलाश के लिए अब खाएगा क्या, खाने के लिए कुछ तो चाहिए। या फिर कभी बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो एक एरिया को छोड़ करके दूसरे जगह जाना पड़ता था। या फिर सेना जो होता था, सेना अगर उस टाइम में शासक जो होते थे, तो सेना को दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता था कि जाओ तुम जीत के आओ, विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके लिए अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में अपने मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, है ना। कि एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते थे, शिप पे बहुत सारा मतलब मूल्यवान कीमती वस्तु सब रख करके जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वश की यात्रा क्या करते थे। इन सभी यात्राओं लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब आप एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ बता रहा है। चलो, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। लॉजिक सी बात है, अपन एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं, कुछ तो रीज़न होगा। चलो, एक बार फिर से मानचित्र वन को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। तो अब भी पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। कहने का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह जाते थे लोग, बस होता था, कोई लोग बस भी जाते थे, तो
कहीं दूसरे भी जगह चले जाते थे, तो एक दूसरे की चीज़ों को सीखने को मिला, है ना। चलो, तो मानचित्र 1 में जो लिखा था दक्षिण एशिया जैसे कि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये हमारे, जब आप मैप देखोगे ना बच्चों, तो आपको ना याद हो जाएगा बार बार कि पाकिस्तान किधर है। भारत से जो भी सटा जो राज्य है ना, जो हमारे पड़ोसी देश है, सॉरी, जो भी हमारे पड़ोसी देश है और भारत में जो भी राज्य है, आप अगर मैप देखोगे ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक। और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इस उपमहाद्वीप प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। हम कौन से देश में रहते हैं? इंडिया या भारत, जो भी कह लो। तो वही लिखा है, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। तो हम लोग अभी सिंधु नदी हमने पढ़ा ना, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच बहती है, तो सिंधु को ही इंग्लिश में इंडस बोलते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान तथा यूनान का पता लगाओ। एटलस है ना बच्चों, देखो एटलस में देखो जा कर के कि ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाली ईरानी और यूनानियों ने हिंदोस तथा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है, यानी कि कोई कंट्री है। वेट, हाँ तो बच्चों अभी अपन चल रहे थे देश के नाम। तो देखते हैं कि क्या लिखा था कि इंडिया को कोई इंडिया बुलाता है या तो फिर कोई भारत बुलाता है ना। इंडिया को कोई इंडिया बुलाता है या फिर कोई भारत बुलाता है। तो क्यों, कैसे, कहाँ से आया ये चीज़, तो देखते हैं कि एक कंट्री का नाम आ रहा है। पहला कि ईरान, दूसरा आ रहा है यूनान, यानी कि यहाँ पे डायग्राम पे बने हुए हैं यूनान और ईरान। और ये है हमारा इंडिया, ये जो ब्लू कलर का ये दिख रहा है ना, ये है हमारा इंडिया। तो लिखा है ईरान और यूनान ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यानी कि यहाँ पे इंडिया के बीचों बीच एक नदी आ रही है, ऐसे करके देखो एक नदी बह रही है, इसका नाम है सिंधु, ठीक है। तो ये जो सिंधु नदी है, तो ये लोग जो बुलाते थे ना, यूनान वाले बुला रहे हैं और ईरान वाले बुला रहे हैं, तो इन लोग क्या बोल रहे हैं, एक तो हिंदोस बोल रहे हैं, एक इंदोस बोल रहे हैं, ये सिंधु नदी को। और जो लोग इधर रह रहे हैं इंडिया में, उसको बोल रहे हैं इंडिया जो रह रहे हैं ना, हाँ, तो ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो इसको इंडिया कहा जाता था। यानी कि ये दोनों कंट्री सिंधु नदी को क्या बोलते थे, इंदोस बोलते हैं या हिंदोस बोलते हैं। और जो यहाँ पे रहते हैं, ये जो लोग रहते हैं, जो हम लोग जो जिसमें रहते हैं, उसको इंडिया कहा जाता था। तो यहाँ से आया, सिंधु नदी से नाम निकल के आया इंडिया। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या चलता है आगे। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम, यानी कि ये जो मैप में बने हुए हैं, देखो यहाँ पे उत्तर पश्चिम यानी कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाले जो देश हैं, तो उस टाइम के इस कॉर्नर को उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। क्या किया जाता था? इंडिया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा।
यानी कि इंडिया को जो बुलाते थे उत्तर पश्चिम सीमा के लिए इंडिया कॉल करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरा इंडिया को, पूरा जो इस टेरिटरी के लोगों के लिए ही इंडिया कहा जाने लगा। यानी कि इंडिया कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये हिंदुस्तान ये एक नाम है, बस ये ज़मीन की नाम है, ऐसे कह सकते हैं। चलो अतीत के बारे में कैसे कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना है। यानी कि पहले तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास टेलीविज़न नहीं है, हमारे पास रेडियो नहीं है, तो कैसे करेंगे? जो पुराना जो रिकॉर्ड है, चाहे हो सकता है बुक हो या फिर कह सकते हैं मतलब बुक हो या फिर कोई चीज़ मतलब लिखी हुई कुछ भी हो, कोई रिकॉर्डेड कोई चीज़ मिल रही है तो उसी के थ्रू से पढ़ कर के हम लोग हिस्ट्री को जान सकते हैं। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो बच्चे हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो हाथ से जिस बुक को लिखी जाती है ना उसी को पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द क्या बोलते हैं? मैन्यू स्क्रिप्ट। लेटिन शब्द है मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकलना है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्च नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। यानी कि जो जिस पे हम लोग लिखते हैं, मान के चलो कुछ भी लिख रहे हैं, है ना, कुछ भी लिख रहे हैं तो किस पे कि पांडुलिपि जो लिख रहे हैं ये एक ताड़पत्र, ये एक पत्ता है जो कि हिमालय के एरिया में मिल रहा है, ठीक है, छाल जिसको छाल पे बोलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ, एक फोटो देखने को मिलेगा। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखो पहले लोग कैसे लिखते थे, देखो कितने, देखो देखो ये देखो दिख रहा अलग अलग, तो इसी को बोलते हैं पांडुलिपि। तो आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों से इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी। अब पत्ते हैं पुराने हो जाएंगे तो अब क्या होगा ना, कीड़े खा जाएंगे या फिर ख़राब हो जाएगा, कोई पानी में चला जाएगा। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे है कि नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। सोचो आज भी है जो रिकॉर्ड बताता है हमारे अतीत के बारे में। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। उस टाइम में मैक्सिमम जो यूज़ की जाती थी प्राकृत और संस्कृत और तमिल, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ की जाती थी वो प्राकृत थी। कई अभिलेखों का भी अध्ययन ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानी सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपनी कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक
लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करता था। यानी कि क्या होता था कि पहले तो देखा मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि देखा कि पत्तों पर लिख रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि पत्थर पे लिख रहे हैं, धातु सब पर लिख रहे हैं कि वो रिकॉर्ड बना रहे, या फिर उस टाइम के जो राजा होंगे ना, कहीं से वो जीत करके आ रहे होंगे किसी क्षेत्र से, तो वो कुछ होना चाहिए ना। अभी तो हमारे पास टेलीविज़न है, वीडियो बना लेते, रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन उस समय में वो पत्थर पे लिखा लेते थे कि अगर कोई देखे तो उसको पढ़ करके समझे या उसके चित्र देख करके समझे कि राजा ने इस जगह को जीता। ठीक है, चलो देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अभिलेख है पत्थर पे, देखो किस तरीके से बच्चों लिखा हुआ है ना। चलो नेक्स्ट। ओके, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कांधार से प्राप्त है। तो अफ़गानिस्तान जो एरिया अभी हमने बताया ना, इंडिया जो बोला जा रहा था, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र को बोला जा रहा था उस समय में, तो 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख मिला है। कहाँ? अफ़गानिस्तान के कंधार में। यह अभिलेख अशोक नाम शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। एक हमारे इंडिया में बहुत बड़ा राजा रहता था जिसका नाम था अशोक, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड किया था कि कैसे क्या किया था, नहीं किया था। चलो पढ़ते हैं। शासक के आदेशों पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विजय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अथवा अरमाइक नामक दो भिन्न भिन्न लिपि भाषाओं में है। अगर पूछेगा एग्ज़ाम में कि अशोक का कौन सा अभिलेख है जो दो भाषा में, यानी कि दो लैंग्वेज में है, तो कांधार में है। ये है अशोक का अभिलेख जो कि दो भाषा हैं, दो लैंग्वेज हैं, एक यूनान है, एक अरमाइक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुएं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ये पुरातत्वविद जो है, पुरातत्वविद जो बोलो, ये क्या करते हैं, पत्थर ईंट से बनी जो भी इमारत है तो उसका टाइम पीरियड बताते कि ये कितना पुराना है। वे औजारें, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो पुरातत्वविद के बारे में अभी पढ़ रहे थे कि कोई चीज़ कितना पुराना है, ये पुरातत्वविद ही बताते। इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। सोचो, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। कोई चीज़ होता है जल जाता है, बट उसका फिर भी कुछ स्रोत, अगर कुछ रिकॉर्ड मिल जाता है ना, फिर जाकर के पुरातत्वविद उस पर रिसर्च करते, फिर बताते वो कितना पुराना है। नेक्स्ट, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? अब देखते हैं क्या है, एक सेकेंड। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत
से स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अथवा इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। सोचो, जैसे कि अभी सीबीआई ऑफिसर क्या पता करते हैं, कौन चोर है कौन क्या है ना, तो एकदम हर चीज़ पता लगाते हैं। तो वैसे ही हमारे जो इतिहासकार है, जो पुरातत्वविद है, तो इस हमारे अतीत के बारे में पता लगाते ही हमारे अतीत के जासूस हुए। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अतीत शब्द जो है ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न है। ये लाजमी सी बात है, क्योंकि हर इंसान का जीवन अलग ही होता है, सबका एक बराबर नहीं होता है। किसी को खाने के लिए 10 रोटी मिलती है और किसी को खाने के लिए एक रोटी भी नहीं मिलती, तो सबकी लाइफ अलग है। तो इतिहासकार का अलग अलग ओपिनियन है। जैसा हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा अनेक द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने सब चीज़ पता लगा लिया, अभी भी बहुत सारे चीज़ को जानना बाकी है। तिथियों का मतलब, हम लोग जो अभी डेट पढ़ रहे हैं 2500 साल पुराना, 3500 साल पुराना, तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई तिथि के विषय में पूछे तो हम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म की तिथि से की जाती है। जब जीसस का बॉर्न हुआ था तो उस टाइम से हम लोग ईयर काउंट करते हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। ईसा मसीह का जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियां का उल्लेख करेंगे। तो कहने का मतलब है जैसे कि 2000 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह से पहले। एक फोटो है, देखो यहाँ पे एक पॉट है, इसका देखते हैं क्या लिखा है। बाएं तरफ देखो, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं में एक चांदी का सिक्का है, तो इधर है चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था।
हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है, तो देखेंगे आगे। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, है ना लिखा। तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियां से पहले AD, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बने तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी कि जब उनका जन्म हुआ था ना, उसके बाद से उसको क्या बोलते हैं, AD। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है और CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियां के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेज BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, यानी कि बिफोर वर्तमान से पहले। अब देखते हैं क्या है अन्यंत्र। ओके, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियां और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा होता था? सही बात है, पुराना आप लेटर पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा उसमें क्या लिखा है, नहीं लिखा है, तो उसके बारे में। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार इस अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र में मिलती है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व। यहाँ राजा रानी रहते थे। तो देखो कैसे लिखा है, पी को कैसे लिखा है उन्होंने, देखो पी को कैसे लिखा है, पी को ऐसे लिखा है, टी को ऐसे लिखा है, ओ को ऐसे लिखा है, एल देखो मतलब कोई सिंबॉलिक है, एम को देखो कैसे लिखा है, तो अलग अलग है। कहाँ पे? अफ्रीका के मिस्र में। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसी उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियाँ यूनानी मिस्र लिपि 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ राजा और रानियाँ के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वान ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनि की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। अभी मैं बोली ना पीछे जो बना है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वो आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों वैसे ही पढ़ा जाता था। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पीरियड्स, घटना। कृषि का आरंभ, सबसे पहले जो खेती जो हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता की प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा नदी के नगर मगध का बड़ा साम्राज्य कब मिला था? 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। थैंक यू। चलो आप लोग रिवाइज करो। बाय।